नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। हम कोरोना से जुड़ी नई नई जानकारियां, नए नए शोध आप तक पहुंचाते हैं। कई देशों में अब वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, वहां के एक्सपर्ट को भी लेकर आते हैं ताकि वैक्सीन को लेकर नई नई बातें सामने आ सकें। भारत में अब कुछ ही दिनों में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। कैसी तैयारियां हो रही हैं, उस पर भी नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। दर्शकों के बहुत से सवाल हम तक आते हैं, आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे डॉक्टर, हमारे एक्सपर्ट्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की खास बात ये भी है कि आज की न्यूज़ मेकर ऑफ द डे हैं डॉक्टर इशिता द्विवेदी, एमडी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ेंगी। अमेरिका में वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है, उस पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि जिन्हें कोरोना हो चुका है क्या उन्हें टीका लगाने की जरूरत है या नहीं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हमारी टॉप स्टोरी पर। आज ज्यादा दिन अब नहीं बचे हैं, हमारे देश में लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जाना शुरू हो जाएगा। वैक्सीन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। सरकार ने सभी राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। एक दिन में एक सेंटर पर ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन साइट पर वेटिंग रूम की व्यवस्था हुई, बाकी सुविधाओं के साथ साथ भीड़ को काबू करने के इंतजाम भी हुए, तो 200 लोगों को वैक्सीन लगाया जा सकेगा एक सेंटर पर। वैक्सीन लेने वाले हर शख्स को अनिवार्य रूप से किसी भी तरह के विपरीत प्रभाव की आशंका के मद्देनजर 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाएगा। किसी तरह के गंभीर असर होने पर लोगों को पास के डेडिकेटेड अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा। इस तरह के भी इंतजाम पूरी तरह से किए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर फ्रंटलाइन कर्मचारियों और 50 साल से ऊपर के लोगों को लगाया जाएगा और उसके बाद बाकी के लोगों को धीरे धीरे दिया जाना शुरू होगा। और इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर राजीव सेठ, मेडिकल डायरेक्टर हैं चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट सेंटर दिल्ली के। डॉक्टर राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब हमारे यहाँ भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिस तरह से अलग अलग राज्यों को गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दिए गए हैं, SOPs दिए गए हैं, किस तरह से आप इन तैयारियों को देख रहे हैं? और कहीं ना कहीं क्योंकि कोरोना अभी चल ही रहा है, हम जानते हैं, और ऐसे में जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना और उनको खुद को कोविड से बचाना, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल होगी। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत खुश खबर दे सकता हूं कि जो स्टेट सरकार्स हैं, हमारे गवर्नमेंट्स हैं, सारी तैयार हैं और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक NGO बाल उमंग दृष्टि संस्थान बर्ड्स मेवात जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ चलाता हूँ, तो वहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट भी बड़े जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। हमारे जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जो नेशनल हेल्थ मिशन में आते हैं, आशा है और ANMs हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये इन लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करके और इन लोगों की मदद लेके सरकार ये वैक्सीन जगह जगह में, छोटे से छोटे जगह में पहुंचाएगी। सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेगी कि स्वास्थ्य अधिकारियों को मिले, उसके बाद सीनियर सिटीजन्स को मिले, फिर जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, बच्चे हैं जो हाई रिस्क हैं, बच्चों में इतना सीवियर डिजीज नहीं होता फिर भी वो सुपर स्प्रेडर्स माने जाते हैं और 7 to 8% केसेस आपको बच्चों में दिखाई देते हैं। सो ये बीमारी आप जैसे जानती हैं, आपने कहा, इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि जल्दी से जल्दी सब लोग चाहेंगे कि सबको वैक्सीन मिल जाए, लेकिन सबको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा जिस ऑर्डर से जो प्रक्रिया गवर्नमेंट बता रही है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 डोज जो है वो दिए जाने हैं वैक्सीन के। ऐसे में जिन्हें पहला डोज दिया गया है उनका डेटा रखना, और क्योंकि हम देख चुके हैं, हमारे सामने हरियाणा के मंत्री का उदाहरण है अनिल विज का, जिन्हें पहला तो डोज मिला था लेकिन उस बीच में ही उन्हें कोरोना हो गया। तो ये डेटा रखना भी अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। बहुत ही, इनफैक्ट आपने बहुत ही मुख्य बात कही कि डेटा को कैसे रखेंगे। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने टेक्नोलॉजी का सहारा कहा है कि, और हमारे इंडिया डिजिटल इंडिया की तरफ से जा रहा है और हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स हैं और नॉलेज है। मैं आपको बता सकता हूं बड़ी खुशी से कि हमारे बर्ड्स NGO ने भी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, और RDPL इंडियन कंपनी है जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, क्लाउड बेस्ड है, जो सारा डेटा रख सकता है, और एक मोबाइल सेलुलर टेक्नोलॉजी अप्रोच से, क्योंकि आज सब घरों में मोबाइल फोन्स हैं, तो वहां पे संदेशा दिया जा सकता है SMS के द्वारा। तो बहुत सारी अप्रोचेस हैं और इसमें जैसे 2 डोज देनी है, एक डोज के बाद किस दिन के बाद वो अल्टीमेटली प्रोग्राम्ड होते हैं और उनको मैसेजेस मिल जाते हैं। तो इसकी भी तैयारी चल रही है। गवर्नमेंट के पास और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और मेरा मानना है कि
हमारे जो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं, जैसे हमारी जगह जगह पे हमारी कंट्री डिफरेंट है और उनके सोच और विचार डिफरेंट हैं। तो जी कई लोग हैं जो वैक्सीन नहीं चाहते, वो कहते हैं कि जी हमें वैक्सीन नहीं चाहिए, इससे हानि हो जाएगी, हमें बीमारी हो जाएगी, साइड इफेक्ट हो जाएंगे। जी उन लोगों को कन्विंस करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। बिल्कुल और सोशल डिटर्मिनेंट्स में जैसे आजकल मदर्स और मदर इन लॉज और फादर्स और हमारा पैट्रियार्की सोसाइटी है, जगह जगह पे अगर किसी बड़े आदमी ने कह दिया तो सरपंच और पंचायत लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, इन जी जी सबको भी कन्विंस करने की जरूरत है। तो ये वैक्सीन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जिस तरह से और आप कह रहे हैं जल्दी कि से पूरी सोसाइटी को एक साथ शायद यहाँ पर लाना पड़ेगा ताकि सबको जागरूक भी एब्सोल्युटली। किया जा सके। एक संक्षेप में बहुत ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमने ब्रिटेन में देखा कि किसी को एलर्जिक रिएक्शंस भी हो रहे थे वहाँ पे जो हेल्थ वर्कर हैं जिन्हें वैक्सीनेशन दिया था। ऐसे में क्या हमारे यहाँ इसको लेकर कोई तैयारियां की जा रही है ताकि अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो क्या रोका जाएगा, उन्हें एब्सोल्युटली। वैक्सीन नहीं दिया जाएगा? जी जी। देखिए, एलर्जी तो बहुत ही मिनिस्क्यूल हैं, जो अब तक ये जो अभी जब ये डेटा जो अभी जिसकी जो ट्रायल्स इंडिया में चल रही हैं, वो वैक्सीन्स का जब खुलासा होगा तो गवर्नमेंट खुद ही बताएगी ये क्या साइड इफेक्ट्स हैं। और उनको, जैसे आपने खुद बोला कि 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रख के, क्योंकि साइड इफेक्ट्स एक तो एक्यूट होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो एलर्जिक रिएक्शन होता है तो पहले 30 मिनट में होता है, उसके बाद नहीं होगा। क्रॉनिक साइड इफेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, उनकी बिल्कुल मॉनिटरिंग डिफरेंट होती है। लेकिन एक्यूट, उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ ना हो, कोई एनाफिलैक्टिक रिएक्शन ना हो जाए, और उसकी सारी सुविधाएं उस समय रहती हैं उसमें, या एड्रेनलिन देना है, जो भी देना है, तो सारा जो वैक्सीन है कोई ऐसे राह चलते हुए नहीं दी जी जाएगी। एक पर्टिकुलर सेंटर और एक रिसोर्स जिसमें हेल्थ सर्विस के रिसोर्सेज हों, उसको साइड इफेक्ट्स को डील करने के लिए वो सारे होंगे। तो बिल्कुल साइड इफेक्ट से बिल्कुल घबराना नहीं है, हम लोगों को वैक्सीन लेनी है। अगर हिंदुस्तान 35 to 40% भी अगर ये वैक्सीन अपटेक लेगा तो माना जाता है कि उनकी इम्यूनिटी सब में इतनी बढ़ जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और ये इसका हम जी डॉक्टर साहब कोविड का अच्छी तरह सामना कर पाएंगे। बिल्कुल लेकिन बहुत एक बहुत शुक्रिया। जरूरी बात, जी जी क्या बताइए एक बताइए। बस ये कहना था कि ये एक बहुत जरूरी बात है कि लोग ये ना सोचें कि क्योंकि वैक्सीन आ गई है तो आप मास्क का उपयोग ना करें, सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस और कोविड के जितने भी प्रिकॉशंस है वो सब आप लेते रहेंगे। अगर आपको वैक्सीन मिलती है तो वो भी लीजिए, और अगर आप अपना ये जो बाकी चीजें करते रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाते रहें, मास्क जी और हैंड सैनिटाइजर, ये बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव सेठ आपका इस तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो डॉक्टर साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि चाहे वैक्सीनेशन हो भी जाए उसके बाद भी हमें एहतियात बरतना होगा कुछ और वक्त के लिए। अगली स्टोरी का हमारा रुख करते हैं। टॉप स्टोरी आज की जो नंबर 2 है वो है अमेरिका से जुड़ी हुई, क्योंकि आज अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज से फाइजर बायोटेक की कोरोना वैक्सीन लोगों को लगना शुरू हो जाएगी। अमेरिका में 1.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना के मामले हैं और करीब 3 लाख मौतें हो चुकी हैं। हालात अभी भी बहुत खराब है और शनिवार की ही सिर्फ अगर बात कर ली जाए तो 3,309 मरीजों की मौत हुई है, जो एक दिन में मौतों की सबसे बड़ी संख्या है। अमेरिका ने तैयारी कर ली है वैक्सीनेशन की। मिशिगन में फाइजर कंपनी के प्लांट में बड़े स्तर पर वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू हो गया है और इसकी सप्लाई के लिए बड़ी संख्या में वर्कर्स को भी तैयार कर लिया गया है। पहली खेप में लगभग 30 लाख वैक्सीन डोज जारी किए जाएंगे, जो स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सिंग स्टाफ, अस्पतालों में भर्ती मरीजों को प्राथमिकता के तौर पर दिए जाएंगे। तो इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं न्यूयॉर्क से डॉक्टर इशिता हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर, और हमसे इसके पहले भी इस शो में जुड़ी हुई हो, तमाम जानकारियाँ वो साझा करती हैं अमेरिका को लेकर। डॉक्टर इशिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना से, सबसे ज़्यादा केसेज रहे हैं, मौतें हुई हैं, तो सबसे ज़्यादा इंतजार भी वहीं के लोगों को था, क्योंकि आज से अब वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, तो बहुत बड़ा दिन है। जी शुक्रिया अदिति, ये बहुत ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए। और जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के लिए भी हमें जानकारी मिली है कि अभी वैक्सीन मिशिगन से सारे 50 स्टेट्स में शिप होना शुरू हो गया है। तकरीबन 184,000 वायल्स शिप किए गए हैं फेडेक्स और यूपीएस के साथ। और पहले ये हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन, जैसे हम जानते हैं कि बहुत ठंडे तापमान में रखना ज़रूरी है, तो ये ड्राई आइस में शिप हो रहे हैं और सारे शिपमेंट्स पे टेम्परेचर सेंसर्स भी हैं, ताकि वो देख सकें कि वैक्सीन ठीक तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है कि नहीं।
जी, ब्रिटेन में हमने देखा था डॉक्टर रिशिता की जो हेल्थ वर्कर्स थे उनमें एलर्जिक रिएक्शन थे। क्या अमेरिका में इसे देखते हुए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जी, सीडीसी और एफडीए ने रिव्यू किया है जो डेटा फाइज़र वैक्सीन कंपनी से दिया गया था। तो ज़्यादातर काफ़ी सेफ़ है वैक्सीन। जो वैक्सीन ट्रायल में 0.6% लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे और ये ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी माइल्ड हैं। जैसे आपको इंजेक्शन साइट पे थोड़ी दर्द होगी या फिर थोड़ा बुखार होगा। अभी हमने ये भी देखा है कि 2 लोगों को यूके में काफ़ी सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे एलर्जीज़ के साथ। तो एडवाइजरी जो अभी दी गई है कि जो जिनको हिस्ट्री है सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस की, मतलब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा एलर्जीज़ के लिए या फिर आप अपने साथ एक एपीपेन रखते हैं पूरा टाइम, उनको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए ये वैक्सीन लेने से पहले। और दूसरी जो एडवाइजरी दी गई है 16 साल से कम जो बच्चे हैं उनके लिए अभी ये वैक्सीन अप्रूव नहीं हुआ है और प्रेग्नेंट वेमेन के लिए भी अभी अप्रूव नहीं हुआ है क्योंकि हमें ज़्यादा जानकारी चाहिए इन पॉपुलेशंस में। जी, डॉक्टर रिशिता एक और सवाल अहम हो जाता है कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। क्या उन्हें वैक्सीनेशन की जरूरत होती है या नहीं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जिनको कोविड हो चुका है और जिनके पास एंटीबॉडीज़ हैं, हम उनके लिए भी रेकमेंड कर रहे हैं वैक्सीन। इसका कारण ये है क्योंकि जब आपके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, ये हमें पता नहीं कितनी देर के लिए रहती हैं बॉडी में। इसलिए ये हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हुई थी पहले और अभी एंटीबॉडीज़ हैं, पर आगे चल के आपको शायद एंटीबॉडीज़ बॉडी में नहीं होंगी, इसलिए वैक्सीन हम रेकमेंड कर रहे हैं। या आपको रिगार्डलेस ऑफ अगर आपको इन्फेक्शन हुई है कि नहीं। जी, भारत में कोरोना के मामले 98 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। किस तरह से देख रही हैं आप भारत के हालात को? वैक्सीनेशन की चुनौतियां भी होंगी, खासकर फाइजर को अगर मंजूरी मिलती है तो उसके तापमान को मेंटेन करना भारत जैसी जगहों पर आसान नहीं होगा। जी, चुनौतियाँ हर एक देश में हैं और इंडिया इससे कोई अलग नहीं है। हम देख रहे हैं कि केसेस हर जगह बढ़ रहे हैं और ऐसा भी है कि अभी 10 महीने हो चुके हैं कोविड को, तो लोग भी काफ़ी रेस्टलेस हैं अभी कि नॉर्मल लाइफ शुरू करें और अपनी फैमिलीज़ को देखें और ट्रैवल करें। पर अभी हमें ये देखना चाहिए कि वैक्सीन आ चुका है और जैसे हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि मतलब अभी थोड़े महीने थोड़ा वेट करके हम वैक्सीन के लिए वेट करके फिर नॉर्मल अपनी लाइफ रिज्यूम कर सकते हैं। अभी इंडिया में जो चैलेंजेस ये हैं कि रिसोर्सेज कम हैं, हॉस्पिटल्स में स्टोरेज कैपेसिटी फॉर वैक्सीन्स लिमिटेड है, तो इसलिए हमें और भी ज़्यादा अपनी तरफ से इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क्स और हैंड हाइजीन इसको लेके प्रिवेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। जी, डॉक्टर रिशिता, फाइजर की वैक्सीन को लेकर कहा जा रहा है कि 95% तक की उसकी एफिकेसी है। ऐसे में ये भी आपसे जानना चाहेंगे सरल भाषा में कि कोरोना का वैक्सीन शरीर में काम कैसे करता है, क्योंकि इसके भी 2 डोज दिए जाने हैं। जी, ये फाइज़र वैक्सीन एक नई टेक्नोलॉजी है। इसको mRNA टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी बॉडी को ट्रेन करती है एक प्रोटीन बनाने के लिए जो वायरस के ऊपर है। तो इस प्रोटीन के साथ हम एंटीबॉडीज़ डेवलप करते हैं और जब वायरस से हम आगे जाके कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी होती हैं बॉडी में। दिस इज़ हाउ द वैक्सीन वर्क्स। और ये वैक्सीन 2 डोजेज़ में है। तो पहला डोज़ 1 डे 0 पे और फिर 3 हफ्ते बाद सेकेंड डोज़ पे। और पहले डोज़ के बाद अप्रॉक्सीमेटली 50% एफिकेसी है वैक्सीन की और दूसरी डोज़ के बाद मोर देन 90% एफिकेसी है वैक्सीन की। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम दोनों डोजेज़ लें और वैक्सीन की अभी
जो भी हम जानते हैं एफिकेसी काफ़ी अच्छी है और मैं होपफुल हूँ कि ये वैक्सीन हमें इन चुनौतियों से ऊपर लाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशिता। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो वैक्सीन आएगा ये कम से कम इस कोरोना का जो अब तक का दंश हम लोग झेल रहे हैं उससे हमें पार लेके जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर डॉक्टर निशिता ने दी है कि जिन्हें कोविड हो चुका है, जो ठीक भी हो चुके हैं, एंटीबॉडीज डेवलप हो गए, लेकिन ये नहीं पता कि वो एंटीबॉडीज कब तक काम करेंगे, तो उन्हें भी वैक्सीनेशन लेना होगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जानेंगे अपने भेजे सवालों के जवाब। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम दर्शकों के सवाल लेते हैं और हमारे साथ खास एक्सपर्ट होते हैं जो उनके जवाब देते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर ऋचा सरीन, कंसल्टेंट हैं पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज से। डॉक्टर ऋचा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। पहला सवाल अवनी पूछेंगी पुणे से। मेरा सवाल यह है कि कोरोना वायरस के बहुत सारे लक्षण हैं, परंतु अब ठंड के साथ मुझे हर बार चिंता होती है कि मैं थोड़ी अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कोविड है या नहीं? ठीक है, तो अवनी, अच्छा सवाल है ये। अभी जो सीजन चेंज हुआ है इसके साथ काफी लोगों को एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं। उसको हम कोविड के साथ कैसे डिफरेंशिएट करें? तो पहले तो जैसे आपने बोला कि आप प्रोन हो ऐसे एलर्जीज होने के लिए, तो जो लोगों को एस्थमा होता है या फिर उनको एलर्जिक राइनाइटिस या सीजन चेंज होने पे सर्दी खांसी रहती है, अगर उनको इस समय पे थोड़ी बहुत सूखी खांसी, रनिंग नोज ऐसे होता है लेकिन साथ में फीवर नहीं है, तो आप एक आध दिन वेट करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फीवर आ रहा है, आपको सोर थ्रोट हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन, बॉडी में वीकनेस हो रही है, या फिर आपका एक्सपोजर हुआ है किसी के साथ जिसको कोविड हुआ है, आपकी फैमिली में किसी को है, तो आप वेट नहीं कर सकते, तो फिर आपको कोविड की टेस्टिंग करानी ही पड़ेगी। जी, ये हम एक और चीज देख रहे हैं कि काफी सारे एस्थमा पेशेंट्स और सीओपीडी पेशेंट्स में इस समय कोविड के वजह से भी एक्सैसर्बेशन हो रही है। तो अगर आपको 1-2 दिन के बियॉन्ड सिम्टम्स रहते हैं तो आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। बिल्कुल। वैभव पूछेंगे अगला सवाल अलीगढ़ से। माई नेम इज़ वैभव गुप्ता फ्रॉम अलीगढ़। माई क्वेश्चन इज, क्या किसी भी चीज़ की महक का पता न चलने पर हमें घबराने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि आजकल सामान्य सर्दी जुकाम में भी हमें महक महसूस नहीं होती है। जी, तो ये भी एक अच्छा सवाल है वैभव। एक्चुअली कभी भी अगर हमारा नोज ब्लॉक्ड होता है या फिर हमें सर्दी खांसी होती है तो हमें लॉस ऑफ स्मेल होता है। ये हम पहले इतना ज्यादा नोटिस नहीं करते थे, बट बिकॉज अब ये कोविड के सिम्टम के साथ लिंक हुआ है तो अब हमारा पूरा ध्यान इसके ऊपर केंद्रित है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि आपको सारे सिम्टम्स देखने हैं कि आपको फीवर आ रहा है, आपको वीकनेस आ रही है, तो आपको कोविड कराने की जरूरत है। सिर्फ आइसोलेटेड लॉस ऑफ स्मेल के लिए परेशान नहीं होइए। लेकिन आज की सिचुएशन के हिसाब से अगर कभी भी आपको रनिंग नोज, सोर थ्रोट, थोड़ा बहुत भी फीवर होता है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको आइसोलेट होना है अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर 1-2 दिन में आपकी परेशानी बढ़ती है तो फिर आपको अपने डॉक्टर के साथ टच में आना है और शायद हम आपका कोविड कराएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से आइसोलेट हो जाएंगे तो अगर रेट्रोस्पेक्टिवली आप कोविड पॉजिटिव निकलते हैं तो आपने अपनी फैमिली को एक्सपोज नहीं किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋचा सरीन। तो डॉक्टर साहब बार बार ये बात समझाने की कोशिश कर रही हैं जो हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि अगर ज़रा से भी लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को दूसरों से अलग कर लें, अपने परिवार से अलग कर लें और उसके बाद आप टेस्ट कराएं, आगे बढ़े। अगर पॉजिटिव आते हैं तो अच्छा ही होगा कि किसी और को ना फैलेगा संक्रमण। अगर नेगेटिव आते हैं तो आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हैं। तो खास एहतियातों का ध्यान रखें, मास्क ज़रूर पहने, हाथ सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। ये वक्त जल्दी ही गुजर जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।